हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 24 तक कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में सेक्शन 25 टू 27 ए हम लोग डील करेंगे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं और यूट्यूब पे उसका एक पार्ट कवर हो रहा है जो कि एक्साइज एक्ट है ना। अगर आप फुल कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल लाइव कोर्स रहेगा ये, जिसमें कि जो भी आपके लाइव लेक्चर्स रहेंगे वो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑलराइट, साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट रहेंगे आपके। जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए, और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो FLTs प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि 10 रहेंगी, मतलब 100 क्वेश्चन पर FLT, है ना। जैसा आपका पेपर आता है वैसा ही। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अवेल करना चाहते हैं, बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप के लिंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाके भी एड्यूहर्ट्स के नाम से हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी तरह कोई परेशानी आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन लगा सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिल जाए और जितनी भी अपडेट्स रहें वो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 25 से, ड्यूटी ऑन एक्साइसेबल आर्टिकल्स। ये जो चैप्टर है ये ड्यूटी वगैरह की बात करता है ना। छोटा सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 आपका। चलिए, तो ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या बोलता है कि जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होगा, ड्यूटी चार्ज होगी। ड्यूटी और फी के बीच में डिफरेंस शायद आपको पता होगा, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। तो एन एक्साइज ड्यूटी और अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी शैल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, ना कौन डायरेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये मैं ऑथोरिटीज आपको हर प्रोविजन के साथ में अलग से यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे और आप उसको भूले नहीं, ताकि क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे तो वो किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। तो इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी लेवाइड ऑन ऑल एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स, जितने भी ये आर्टिकल्स रहेंगे इनके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी। अदर देन, इसको अभी हम छोड़ देते हैं इस लाइन को, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो जितने भी यहाँ तक हमने क्या देखा, जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स रहेंगे उनके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। कौन से आर्टिकल्स, जो इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड, कल्टिवेटेड, कलेक्टेड अंडर लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, और मैन्युफैक्चर्ड एनी डिस्टिलरी एस्टेब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूवरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, है ना। चलो ठीक है, इन सारे के ऊपर क्या होगा, हमारी एक्सेसिबल ड्यूटी चार्ज होगी। provided that it shall be lawful for the state government to exempt any accessible article from any duty to which the same may be liable under this act। और अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि पर्टिकुलर क्लास की, जैसे ए जो है, इस आर्टिकल के ऊपर एक्सेसिबल ड्यूटी चार्ज नहीं होगी तो उसको फिर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने छोड़ा था अदर देन, इन प्रोविजन में सबसेक्शन 1 में क्या एग्जेम्प्टेड है जनरली, वो है अदर देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, medicinal and toilet preparation specified for the time being in the schedule to the medicinal and toilet preparation act excise duty 1955। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी शेड्यूल में लिस्ट प्रोवाइड करी गई है उसमें जो जो नाम दे रखे हैं उनके ऊपर किसी भी कीमत पे क्या नहीं होगा, आपका ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो दो बातें हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम्प्ट करती है तो वो तो उन आर्टिकल्स के ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो कि शेड्यूल में शो करी गई हैं उनके ऊपर भी एग्जेम्प्टेड है। आगे सब सेक्शन 2, ड्यूटी में बी इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू, डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू, है ना। जितने भी आर्टिकल हैं उन पे अलग अलग तरीके की, ए के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग, सी के ऊपर अलग ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू। लेकिन क्या गाइडलाइंस है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस टू विच एनी एक्सेसिबल आर्टिकल इज टू बी रिमूव,
ठीक है, प्लेस कि कितनी दूर ले जाया जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी पे करेंगे। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी तो आप समझते हैं, स्ट्रेंथ जो रहती है, जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग लीकर या ड्रग रहती है उसकी स्ट्रेंथ रहती है ना, 10%, 8%, 5%, उसके अकॉर्डिंगली वेराई कर सकता है आपका ड्यूटी। द यूज ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, उसके अनुसार ड्यूटी रह सकती है। द वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। नाउ 10% सर, इसको याद रखना 10%, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 10% सरचार्ज ऑन द प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल विल बी पेएबल which shall be transferred to rural and urban local bodies on the basis of their population। ये सरचार्ज जो है, इसका जो रेवेन्यू रहेगा ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज रहती है, पंचायत वगैरह रहती है, उनको ट्रांसफर हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं आपके, इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि कोई समस्या नहीं आए एग्जामिनेशन में। सिंपल था ये, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो बताइएगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो भी बातें हैं उनके होते हुए भी ड्यूटी शाल नॉट बी इम्पोज्ड देयर अंडर ऑन एनी आर्टिकल विच हैज बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया। पहली बात यहां तक छोड़ दो, इसको क्या बोल रहा है ये, ड्यूटी शाल नॉट बी इम्पोज्ड देयर अंडर ऑन एनी आर्टिकल विच हैज बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, है ना, इंडिया के भीतर इंपोर्ट करा गया है, मतलब बाहर के देश से, ठीक है ना। एंड वॉज लाइबल ऑन सच इंपोर्टेशन टू ड्यूटी अंडर द सी कस्टम्स एक्ट और इंडियन टैरिफ एक्ट 1894, ठीक। तो डबल ड्यूटी पे क्यों करेंगे, अगर ऑलरेडी ड्यूटी पे करके उसको इंडिया में इंपोर्ट करा गया है तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। ऑलराइट, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शाल बी कंस्ट्रूड टू प्रेक्लूड, नथिंग कंटेंट, इस सेक्शन में ऐसी कोई बात ऐसी नहीं होगी जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेक्लूड करे फ्रॉम इनहांसिंग और रिड्यूसिंग द रेट्स ऑफ ड्यूटी, बढ़ाना प्लस या माइनस, ऑलराइट, enhancing or reducing the rates of duty during the course of financial year, and the power to enhance or reduce the rate of duty shall include power to give retrospective effect to such enhancement or reduction from a date not earlier than commencement of the financial year। चलो इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपका 2022 है ना, अप्रैल से 2023 मार्च, इस तरह से एक समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार रहेगा कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी, मीनवाइल जून में, जुलाई में, कभी भी जो ड्यूटी है एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर, ए के ऊपर जो ड्यूटी चार्ज हो रही है उसको या तो बढ़ा सकती है, अगर 200 रुपये लग रहे हैं, या 2% लग रही है तो उसको 5% कर सकती है, 5% लग रहा है तो 2% कर सकती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये अधिकार जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी वो क्या कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब कैसे, दिसंबर में उन्होंने ये आदेश निकाला और लिख दिया विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो वो ऐसा करने के लिए अधिकारी है, पात्र है ना, इस सेक्शन के तहत। तो ये कब से इन्फोर्स हो जाएगा, अप्रैल से, भले दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी कीमत पे ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 अप्रैल से पहले नहीं जाएगा, मतलब बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है उसके स्टार्टिंग से पहले ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 26, वेज ऑफ लेवाइंग सच ड्यूटीज, किस तरह से ये ड्यूटी लेवाई कर सकते हैं वो देख लो इस सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सब्जेक्ट टू सच रूल्स रेगुलेटिंग द टाइम, प्लेस एंड मैनर, है ना, ये जो 3 चीजें रखी हैं इसके तहत, इज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच ड्यूटी शाल बी लेवाइड रेटेबली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, कलेक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड और इशूड फ्रॉम अ डिस्टिलरी, ब्रेवरी और वेयरहाउस, है ना। तो जो भी क्वांटिटी बनती है इन चीज़ों पे इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा, उसके अनुसार ये लेवाई हो सकती हैं। प्रोवाइडेड डेट, ड्यूटी में भी लेवाइड, क्या प्रोविजो बोल रहा है, ड्यूटी में भी लेवाइड ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बाय एन एक्रिएज रेट levied on the cultivation of the hemp plant or by rate charged on the quantity collected, ठीक। तो levied on the cultivation of the hemp plant,
इसका जो कल्टीवेशन रहेगा, कितनी खपत हुई है, क्या हुई है, उसके अनुसार उसके ऊपर ड्यूटी क्या करी जाएगी, लेवाई करी जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम है तो हो सकता है ड्यूटी ज़्यादा कर दी जाए या कम कर दी जाए, उस अनुरूप वो सारी चीज़ें वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और बाय रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड, या जितनी क्वांटिटी कलेक्ट हुई है वो देखा जाएगा कि उसकी सप्लाई डिमांड का क्या रेशियो है और उसके अनुसार उसकी ड्यूटी फिक्स करी जाएगी। आगे, ड्यूटी में बी लेवाइड ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर इन डिस्टिलरी और एस्टेब्लिश और एनी डिस्टिलरी और ब्रूवरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, किसके अनुसार, जो ये बियर और अदर लीकर है जो डिस्टिलरी में बनती है उस पे किस हिसाब से ड्यूटी होगी। इन अकॉर्डिंग विद सच स्केल ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेटेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड और बाय द डिग्री और एटुनेशन ऑफ द वॉश और वॉट एज द केस में बी एज द स्टेटमेंट है ना। तो टेक्निकल चीजें हैं उनको छोड़ दो, बस ये समझ लो कि जो भी मटेरियल यूज करा गया है उन सबको ध्यान में रखते हुए, या जो उनकी क्वालिटी किस हिसाब से बन के आ रही है ना, क्वालिटी इन्हांसमेंट में अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो उस हिसाब से उसकी ड्यूटी फिक्स करी जाएगी। अगर महंगी है तो ड्यूटी उस हिसाब से फिक्स करी जाएगी, सस्ती है तो ड्यूटी उस हिसाब से फिक्स करी जाएगी। बाय रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल यूज्ड, डायरेक्टली जो मटेरियल यूज हुए हैं उसके ऊपर डायरेक्टली रेट चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ड्यूटी इन्फोर्स करने का। ऑन तारी, अब तारी के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ हमने हेम्प प्लांट पे देख लिया, गांजा भांग पे, यहाँ पे हमने लीकर्स पे देख लिया, अब हम यहाँ पे तारी पे देख लेते हैं। ऑन तारी बाय टैक्स ऑन ईच ट्री फ्रॉम विच द तारी इज ड्रॉन, जहाँ से जिस पेड़ से एक पेड़ है, बी एक पेड़ है, तो हर एक पेड़ पे अलग अलग टैक्स लगाया जाएगा और उसके हिसाब से फिर इसको ड्यूटी करार दिया जाएगा। आगे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको फिर से हम देख लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है और क्लियर भी हो गया होगा। चलिए, वेयर एनी पेमेंट इज मेड where payment is made upon the issue of an excisable article, payment is made upon issue of an excisable article from sale from a warehouse, it shall be at the rate of duty in force on the date of issue of such article from the warehouse, है ना। warehouse से अगर कुछ निकल रहा है तो उसके वहां पे जो ड्यूटी है उससे रिजेंबल करते हुए, जो रेट्स हैं वो रिजेंबल करते हुए ड्यूटी चार्ज कर दी जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में आएंगे नहीं, तो परेशान मत होइएगा। यहाँ से आ सकता है वेज ऑफ लेवाइंग ड्यूटी, डेट्स ऑल। सेक्शन नंबर 26 में क्या लिखा है, वेज ऑफ लेवाइंग ड्यूटी। इतना डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन इसको एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। वेयर द रेट ऑफ ड्यूटी इज इनहांस्ड, हाँ, वेयर द रेट ऑफ ड्यूटी इज इनहांस्ड और रिड्यूस्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ ड्यूटी ऑन इशू। हाँ, अब ये जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि फाइनेंशियल ईयर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ड्यूटी इनहांस या रिड्यूस की जा सकती है। एक बार अगर जो ड्यूटी चल रही है उसको तब्दीली कर दी गई उसमें, तो अब क्या होगा, where the rate of duty is enhanced or reduced after payment of duty on issue of accessible article from a warehouse and the accessible article is in stock with the holder of a license, the accessible article in stock shall be subject to the, चलो इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, है ना। पहली बात, where the rate of duty is enhanced or reduced after payment of duty on issue of accessible article from warehouse, यहाँ तक वेयरहाउस से इशू कर दिया और उसके ऊपर ड्यूटी क्या कर दी है, पे कर दी है। आगे पॉइंट दूसरा, एंड द एक्साइसेबल आर्टिकल इज इन स्टॉक विद अ होल्डर ऑफ अ लाइसेंस, एक्साइसेबल आर्टिकल इज इन स्टॉक विद अ होल्डर ऑफ अ लाइसेंस। अब इसने ड्यूटी पे कर दी और अपने पास में लिया आया है ना, लाइसेंस होल्डर है, अपने पास में इसे स्टॉक रखा है। आगे, द एक्साइसेबल आर्टिकल इन स्टॉक शैल बी सब्जेक्ट टू द लेवाई ऑफ ड्यूटी एट द रेट सो इनहांस्ड और रिड्यूस्ड। अब ये जो स्टॉक है इसके ऊपर यहाँ पे जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो वापस से इसको पे करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये नहीं बोल सकता कि मैं तो उस समय जो था वो पे करके अपनी दुकान पे ले आया, नहीं, आपको बचा हुआ जो भी है वो पे करना पड़ेगा। सो इनहांस्ड और रिड्यूस्ड एंड द डिफरेंस इन ड्यूटी शैल बी पेएबल और रिफंडेबल एज द केस में बी बाय और टू द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस विथ होम सच ड्यूटी इज पेएबल स्टॉक, है ना। अभी अगर बढ़ाया गया है तो इसको डिफरेंस पे करना पड़ेगा और अगर कम हुआ है तो इसको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका घाटा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इस तरह से कोई भी निर्णय नहीं लेती है कि जिसमें दूसरों का सिर्फ घाटा हो, उसको जो जरूरी लगता है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है ना, तो रिफंड भी हो सकता है और एक्सेस जो भी अमाउंट है वो पे भी करना पड़ सकता है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 27, पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीसेस। अभी हमने देखा था कि राइट ऑफ लीसेस कैसे दिया जाएगा, अभी हम देख रहे हैं कि जो लीज ग्रांट करे जाएगा उसका कुछ पेमेंट क्या देना है ना, तो ये सेक्शन उसकी बात करता है। इंस्टेड ऑफ और
इन एडिशन टू एनी ड्यूटी लेवाइबल अंडर दिस चैप्टर। ठीक है ना, या तो ड्यूटी के बदले या फिर अगर कोई ड्यूटी पे करी गई तो उसके अतिरिक्त, दोनों बातें हैं, इंस्टेड और एडिशन, है ना, दोनों तरह से चल सकता है। या तो उसको छोड़ दिया जाएगा कि चलो ड्यूटी नहीं दी तो कोई बात नहीं, इस तरह से कर लो, या फिर ड्यूटी दी है उसके होते हुए भी आपको ये करना है क्या, लेवाइबल अंडर दिस चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ सम इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18, है ना, इसको एक्सेप्ट कर सकती है इस पेमेंट को इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ लीज, है ना। भले ड्यूटी आपने पे कर दी है या ड्यूटी नहीं पे करी है तो सिंपल है कि भैया ठीक है आपको लीज मिल रही है तो आप उसके लिए ये पेमेंट कर दो, लेकिन आपने ड्यूटी पे कर दिया है और अगर आप उसके बाद में आपको लीज चाहिए, है ना, लाइसेंस होल्डर तो हो आप, आपको उसके बाद में लीज चाहिए, लीज ऑफ राइट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये अतिरिक्त पेमेंट यहाँ पे जमा कर सकते हो। Nothing contained in subsection 1 shall be constituted to preclude the state government from enhancing or reducing sum received in consideration for grant of lease under section 18। अगेन यहाँ पे वो बात हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार है जो एक बार क्या कर दिया है, आपने पेमेंट ले लिया है, उसका रिवीजन कर सके, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। ये रिवीजन की बात चल रही है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, नो इन टर्म्स ऑफ क्या ड्यूटी, है ना, लिखा हुआ है preclude the state government from enhancing or reducing the sum received in consideration of a grant of any lease under section 18 during the course of financial year or during the currency of a license, and the power to enhance or reduce the sum shall include power to give retrospective effect to such enhancement or reduction from a date not earlier than commencement of financial year। यहाँ पे भी वो सेम retrospective effect वाली बात applicable हो जाएगी। ठीक, सिंपल था ये भी। आगे चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 27A। हमारी जो बैचेस है ये सेक्शन चालू करने से पहले आपको बता दूं वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। अभी जो आप ये प्रेजेंटेशन के थ्रू लेक्चर देख रहे हैं वो टाइमिंग है, उसके बाद में आपको प्रॉपर क्लास में जिस तरह से लेक्चर्स होते हैं वैसे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, क्लास सेटअप हो रही है। ऑलराइट, तो 26 से माइट भी पॉसिबल, मे भी पॉसिबल कि ये हो जाए पूरा सेटअप, फिर हम उस मोड पे पढ़ाई चालू करें, और अगर नहीं होता है तो हम इस मोड पे कुछ टाइम और कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में उस मोड पे क्लासेस लेंगे। तो अगर आप इंदौर के बाहर हैं और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इंदौर में रह रहे हैं तो आप VIP परस्पर नगर जो कि वैष्णव लॉ कॉलेज के पास में है वहां पे आके विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 27A सेविंग्स फॉर ड्यूटीज बीइंग लेवाइड एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेविंग्स की बात कर रहा है ये, हर एक्ट में एक ये प्रोविजन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा है, वो एंड में होता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है क्या, सेविंग्स फॉर ड्यूटीज बीइंग लेवाइड एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अंटिल प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि कुछ अलग इंटरप्रिटेशन नहीं निकला जाए या कुछ अलग प्रोविजन नहीं बना दिया जाए। तो क्या मतलब रहेगा, until provision to the contrary is made by parliament, पार्लियामेंट कुछ अलग से प्रोविजन नहीं बनाती है, the state government may continue to levy any duty to which this section applies which it was lawfully being immediately before the commencement of the constitution under this chapter as then in force, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उसके पहले जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी चार्ज कर रही थी उस तरह से वो ड्यूटी चार्ज करने के पात्रता रखेगी जब तक कि पार्लियामेंट कुछ अलग नियम नहीं बना देता। सिंपल। The duties to which this section applies are, कौन कौन सी ड्यूटी है जिस पे ये सेक्शन अप्लाई होता है, any duty on intoxicant which are not excisable articles within the meaning of this act, any duty on intoxicants which are not excisable articles, है ना, ऐसे इंटॉक्सिकेंट जो एक्साइसेबल आर्टिकल नहीं है उनके ऊपर अगर कोई ड्यूटी चार्ज हो रही है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये स्टेट गवर्नमेंट पात्रता रखेगी, उसके ऊपर ड्यूटी वो ले सकती है अभी भी। ठीक, जरूरी नहीं है, इस बात को उस बात से अलग कर लेना जब हमने डेफिनेशन क्लॉजेस में पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे एक्साइसेबल आर्टिकल्स में अगर नहीं है, NDPS में भी अगर उसके पास में कोई ऐसी ड्रग है जिसकी ड्यूटी इसके पास में जा रही है स्टेट के पास में तो वो लेगा। एनी ड्यूटी ऑन एन एक्साइसेबल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया एंड imported into the state whether across the custom frontier as defined by the central government। ठीक है, तो अगर प्रोड्यूस हो रही है इंडिया के बाहर भी और स्टेट में इंपोर्ट हो रही है, जरूरी नहीं है वो कस्टम ड्यूटी दे के हुए आ रही है या नहीं,
अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कमेंसमेंट के पहले ड्यूटी चार्ज कर रहा है और कोई अलग प्रोविजन उसके लिए नहीं बनाया गया है अभी तक पार्लियामेंट ने, अगर बना दिया है तो बात अलग है, अगर नहीं बनाया है और उसके पहले से वो ड्यूटी इसके ऊपर लग रही है इस आर्टिकल के ऊपर, तो फिर यहाँ पे भी वो ड्यूटी लेने के लिए पात्रता रखेगी। आगे, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज द लेवाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि कौन कौन सी चीजें अब नहीं लेवाई कर सकते। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज, इस सेक्शन में कुछ भी ऐसी बात स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज नहीं करती है ड्यूटी चार्ज करने के लिए। ऑथराइज द लेवाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी विच एज बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड सिमिलर गुड्स सो नॉट सो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड discriminates in favor of the former, or which in the case of goods manufactured or produced outside the state discriminates between goods manufactured or produced in one locality and similar goods manufactured or produced in another locality। ठीक है, समझ आया ये? चलो, क्या बोल रहा है ये? कुछ लैंग्वेज गलत लग रही है क्या? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज द लेवाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी व्हिच एज बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड सिमिलर गुड्स नॉट सो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेट्स in favor of former, or which in the goods manufactured or produced outside the state discriminates between goods manufactured or produced in one locality similar goods। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज नहीं कर रहा है कि किसी तरह के कोई डिस्क्रिमिनेट वो करे, किन के बीच में, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करे कि एक पर्टिकुलर गुड है उसके लिए ड्यूटी हम लेंगे और एक पर्टिकुलर गुड है उसके लिए ड्यूटी हम नहीं चार्ज करेंगे। रीजन क्या हो सकते हैं वो? ऑथराइज द लेवाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी विच एज बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, पहली बात, और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, है ना, जो स्टेट में प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, एंड सिमिलर गुड्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड, और जो आउटसाइड लिख लो इसको, आउटसाइड मैन्युफैक्चर हुआ है और प्रोड्यूस हुआ है, नॉट सो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, डिस्क्रिमिनेट्स इन फेवर ऑफ द फॉर्मर, है ना, इसके फेवर में कि भैया आप स्टेट के मैन्युफैक्चरर हो, स्टेट में अपनी कंपनी चला रहे हो, तो आपके लिए ये ड्यूटी कम रहेगी या ड्यूटी नहीं लगेगी, और ये बाहर से आ रहा है तो इसके लिए ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, है ना। इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फेवर ऑफ द फॉर्मर, और विच इन द केस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द स्टेट discriminates between goods manufactured or produced in one locality and similar goods manufactured or produced in another locality, है ना। आउटसाइड स्टेट में अगर हो रहा है, से दिल्ली में, ये दिल्ली स्टेट है या बिहार स्टेट है, बिहार तो अभी अलग हो गया, आप मान लो जहाँ पे लिकर अभी प्रोड्यूस होती है और बेची जाती है वो यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश है, और ये है आपकी मुंबई। अब मुंबई वो ये नहीं बोल सकता, पहले बात तो हमने समझ ली स्टेट और आउटसाइड का, उसके फेवर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब ये बोल रहा है कि आउटसाइड स्टेट से आएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई से आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है ना, एक पर्टिकुलर जिला मान लो या वो मान लो, उसके बीच में और दूसरी एक प्रोड्यूस हो रही है, ये ए लोकेलिटी और ये बी लोकेलिटी, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके फेवर में कुछ नहीं कर सकता और इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, है ना, सेम ड्यूटी ही चार्ज करेगा, डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ना बढ़ा के वो ड्यूटी लेगा ना कम करके लेगा, जो ड्यूटी फिक्स करी है वो लेगा। अगर इन दोनों क्लासेस के बीच में कोई चीज आ रही है, उसके अतिरिक्त कुछ आ रही है पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए, तो वो ड्यूटी उस हिसाब से लेवाई कर सकता है और वसूल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। कोई भी अगर डाउट रहे, अगर ऐसा लगे कि ढंग से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम फिर से डील कर लेंगे। और जो क्रेश कोर्स हम लोग कर रहे हैं चालू, उसमें आप जितनी जल्दी हो एनरोलमेंट अपना करवा लीजिए, इधर इन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। बहुत जल्दी हम लोग एमपी जुडिशरी के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और जो ये मैंने लेक्चर बनाया है, इसका अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फ्री रहेगा, तो आप ऐप पे जाके टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।